रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सर्जरी में आज हम स्टार्ट करेंगे जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आज पहला लेक्चर है सर्जरी का, तो आज हम जीआईटी का एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। सर्जरी जीआईटी एनाटॉमी, जीआईटी एनाटॉमी, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव कैनाल, ठीक है। तो डाइजेस्टिव कैनाल या जीआईटी हमारे पास स्टार्ट होता है माउथ से। डायग्राम तो मैं अच्छे नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी अच्छा छोटा सा बनाओ तो। ये हमारे पास माउथ है, तो फिर माउथ के बाद क्या है, एसोफेगस। ये नीचे आ गया है एसोफेगस, ठीक है। और एसोफेगस डायफ्राम के अंदर चले गया है। यहाँ पे क्या है, डायफ्राम। अब हमारे पास ट्रेकिया इंटीरियर की तरफ है और एसोफेगस पोस्टीरियर की तरफ है। हार्ट जिस लंग्स है, थोरेसिक एरिया में हमारे पास लंग है और हार्ट है। थोरेसिक एरिया डायफ्राम के ऊपर है। डायफ्राम के ऊपर क्यूविटी को थोरेसिक क्यूविटी कहते हैं और नीचे एब्डोमिनल क्यूविटी। तो थोरेसिक क्यूविटी हमारे पास, थोरेसिक क्यूविटी में हार्ट है और लंग्स के दरमियान जो स्पेस है उसको मीडियस्टेनम कहते हैं। और मीडियस्टेनम में हमारे पास हार्ट होता है, ठीक है। अब हार्ट के पीछे जो साइड है तो सुपीरियर मीडियस्टेनम, और फ्रंट जो है वो इंटीरियर ऑफ मीडियस्टेनम। तो सुपीरियर मीडियस्टेनम में हमारे पास एसोफेगस नीचे गई है, ठीक है। और एब्डोमिनस से, डायफ्राम से ये पास हो गया है। अब ये एसोफेगस फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टमक। यहाँ पे स्टमक है और फिर सी शेप ड्यूडेनम। अब ये एसोफेगस है, ठीक है। माउथ के बाद एसोफेगस है और एसोफेगस और स्टमक के दरमियान एक स्फिंक्टर है। इस स्फिंक्टर का नाम क्या है, ये गैस्ट्रिक पार्ट स्टमक और एसोफेगस, तो इसका नाम गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर नाम है। और इसका दूसरा नाम, ये हार्ट के नज़दीक है तो कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। और तीसरा नाम इसका क्या है, ये एसोफेगस के नीचे साइड पे है तो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कौन सी, इसकी फिर कंडीशन हम पढ़ेंगे इंटरनल मेडिसिन में। अगर ये ओपन रह जाए तो फिर गर्ड्स, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और ये अगर ओपन नहीं हो सकते तो एक्लेजिया कार्डिया इस कंडीशन को कहते हैं। अब हमारे पास स्टमक के कितने पार्ट है, ये तो एसोफेगस हो गया। स्टमक की जो ये पार्ट है इसका नाम है पंडस, पंडस। और ये हमारे पास स्टमक की दो कर्वेचर है, ये जो है ये ग्रेटर कर्वेचर है और ये लेसर कर्वेचर। और ये क्या है, ग्रेटर कर्वेचर, ठीक। अब हमारा ग्रेटर कर्वेचर की जो ऊपर पार्ट है इसका नाम पंडस है। और फिर बॉडी, और नीचे क्या है, एंट्रम, एंट्रम। यहाँ पे हमारे पास ये कैनाल है तो इसका नाम क्या है, पाइलोरिक कैनाल। अब पाइलोरिक कैनाल और ड्यूडेनम की दरमियान भी एक स्फिंक्टर है तो उस स्फिंक्टर का नाम क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ड्यूडेनम और पाइलोरिक के दरमियान जो स्फिंक्टर है तो इसका नाम क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक। अब देखो दूसरा डायग्राम, यहाँ पे हमारे पास ये एसोफेगस है, फिर स्टमक है,
फिर ड्यूडिनम है, और ड्यूडिनम के बाद क्या स्टार्ट होता है? जिजिनम, और फिर इलियम, और फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, और फिर सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन। तो फिर इसके बाद क्या स्टार्ट होता है? ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट हो गई। अब ये हमारे पास क्या है? ड्यूडिनम, और ये ज्यूजिनम, फिर इलियम। ठीक है, इसके बाद जो स्टार्ट होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन, ये है सीकम। लार्ज इंटेस्टाइनम के फर्स्ट पार्ट को सीकम कहते हैं। अब हमारे पास सीकम के पीछे की तरफ अपेंडिक्स अटैच है, सीकम से अपेंडिक अटैच है। तो सीकम, ये सीकम है ना, इसके साथ रेट्रोसीकल, रेट्रोसीकल पे क्या है? बिहाइंड द सीकम, क्या इसके साथ अपेंडिक्स अटैच है। तो ये क्या है? अपेंडिक्स। ये रेट्रोसीकल है, अपेंडिक्स क्या है? रेट्रो का मतलब है बिहाइंड। ठीक है, अब ये हमारे पास फिर कोलन है। कोलन की कितने पार्ट है? ये इस तरह, ये कोलन है, तो एसेंडिंग कोलन, और फिर ट्रांसवर्स कोलन, क्या है? ट्रांसवर्स कोलन, और डिसेंडिंग कोलन, और सिग्माइड कोलन, और फिर रेक्टम, और फिर एनल कैनाल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एसेंडिंग कोलन, कोलन, और ये क्या है? ट्रांसवर्स कोलन, और ये डिसेंडिंग कोलन, और डिसेंडिंग कोलन के बाद सिग्माइड कोलन, और फिर रेक्टम, और फिर एनल कैनाल, एनल कैनाल। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये एक फ्लेक्चर है, ये फ्लेक्चर है, यहाँ पे हमारे पास हार्ट है, यहाँ पे क्या है? हार्ट, लीवर है, ये लीवर है। तो ये लीवर की तरफ एसेंडिंग कोलन, फिर एक फ्लेक्चर है, तो इसका नाम है हेपेटिक फ्लेक्चर। हेपेटिक की तरफ है लीवर की तरफ, तो इसका नाम है हेपेटिक फ्लेक्चर, फ्लेक्चर। और हमारे पास ये ड्यूडिनम में पेंक्रियास इस तरह ये पड़ा है, इनके बीच में क्या? ये पेंक्रियास है। ड्यूडिनम हेड पेंक्रियास की तरफ है, और पेंक्रियास ये लेफ्ट राइट साइड की तरफ लीवर है, लेफ्ट साइड की तरफ क्या है? स्प्लीन। तो यहाँ पे हमारे पास स्प्लीन है। अब ये स्प्लीन है। जब तक आपको एनाटॉमी का पता ना हो तो फिर आप डायग्नोज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे दर्द है राइट साइड, राइट अपर क्वाड्रेंट में, तो मसला का कौन सी आर्गन में होगी? लीवर में होगी, पेंक्रियास में होगी। अब देखो ये हमारे पास क्या है? लीवर है, तो इसका नाम हेपेटिक फ्लेक्चर है जो लार्ज इंटेस्टाइन की, और इसका नाम क्या है? ये स्प्लीन की तरफ है, तो स्प्लीनिक फ्लेक्चर। ये क्या है? स्प्लीनिक फ्लेक्चर। ठीक है, इसका पिक्चर ले लूं तो। अच्छा, तो हमारे पास ये जो लीवर है, तो लीवर हम दो लोब में डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट और राइट लोब में। लेफ्ट और राइट लोब में कौन डिवाइड करता है लीवर को? फाल्सिपाम लिगामेंट, फाल्सिपाम लिगामेंट। सिंपल है। अब यहाँ पे हमारे पास लीवर के साथ एक और स्ट्रक्चर है,
ऑर्गन, तो इसका नाम क्या है? गॉल ब्लैडर। ये क्या है? गॉल ब्लैडर। तो अब ये जो गॉल ब्लैडर है ना, यहाँ पे हमारे पास लीवर की दो लोब है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, तो दोनों से डक्ट आ गई है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट। ये क्या है? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये राइट हेपेटिक डक्ट। तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा? कॉमन हेपेटिक डक्ट। राइट और लेफ्ट क्या बनाएगा? लीवर के बाहर कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है। अब ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है। ये क्या है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकला है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। ये डक्ट क्या है? सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलकर क्या बनाता है? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों ने क्या बनाया? कॉमन बाइल डक्ट, और ये ओपन होता है कहाँ पे? ड्यूडिनम में। तो ये स्ट्रक्चर मैं दोबारा लीवर की बनाता हूँ। ठीक है। सिंपल है, एसोफेगस है। एसोफेगस जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन्स में इसकी जो इनलेट है तो उसका नाम क्या है? गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। हमारे पास स्टमक की कितने पार्ट है? पंडस है, बॉडी है, इंट्रम है और पाइलोरिक कैनाल है, और इसके साथ साथ जो स्फिंक्टर है तो उसका नाम पाइलोरिक स्फिंक्टर है। फिर सी शेप ड्यूडिनम है, और ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की है। फिर ड्यूडिनम के बाद जिजिनम है, फिर इलियम है। ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये प्रण इस तरह जो बीच में है एब्डोमेन की। ठीक है। अब राइट साइड पे क्या है? एसेंडिंग कोलन है, फिर ट्रांसवर्स कोलन, और फिर डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन और रेक्टम। ठीक। अब ये जो फ्लेक्चर है तो ये लीवर की तरफ है तो हेपेटिक फ्लेक्चर, और ये फ्लेक्चर जो है स्प्लीन की तरफ है तो स्प्लीनिक फ्लेक्चर। ठीक है। और ड्यूडिनम और स्प्लीन के दरमियान पेंक्रियास पड़ा है। पीछे साइड पे किडनी है। लंबर एरिया में क्या है? किडनी, तो वो पीछे की तरफ है ना। अच्छा, तो लंबर किडनी में जब दर्द हो तो प्लांक एरिया या लंबर एरिया में पेन होती है। अब देखो, ये हमारे पास लीवर है और ये ड्यूडिनम है, सी शेप ड्यूडिनम, और यहाँ पे पेंक्रियास है। ठीक है। हेड, बॉडी एंड टेल ऑफ पेंक्रियास, ये हेड है। ज़्यादातर जो पेंक्रियास की कैंसर होती है वो हेड पार्ट से निकलती है। अब ये हमारे पास पाल्सिपाम लिगामेंट है। इसके जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये क्या है? राइट हेपेटिक डक्ट। और इसके साथ साथ हमारे पास है गॉल ब्लैडर। ठीक है। तो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उस डक्ट का नाम सिस्टिक डक्ट, और ये मिलकर क्या बनाता है? कॉमन CBD, कॉमन बाइल डक्ट। ये ओपन होता है सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में। ये क्या है? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। और यहां से जो डक्ट आ गई है, डक्ट ऑफ वर्सिंग या पेंक्रियाटिक डक्ट, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियास में हमारे पास एंजाइम है जो डाइजेशन कराता है। ठीक है। अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीन के लिए भी एंजाइम इसमें। अब ये क्या है? पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियाटिक, और ये भी सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। ये तो हम बोर्ड में इस तरह ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में एक ही जगह पे ओपन होते हैं। ये एक है। अगर ये इस तरह, ये कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट को हम क्या कहते हैं?
हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। सिंपल है। कॉमन बाइल डक्ट, ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जिस जगह पे ये अपनी सिक्रीशन डालती है तो वो सेम है। ये यहाँ पे इस तरह डायलेटेड है, इस तरह डायलेटेड है। तो इस डायलेटेड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। तो ये क्या है? एम्पुला ऑफ वेटर। और एम्पुला ऑफ वेटर पेंक्रियास की भी पार्ट है और कॉमन बाइल डक्ट की भी। तो दोनों हम इस तरह ये ड्रा करते हैं, ये दोनों सेम है, बस ये एक जगह पे ओपन होते हैं। ठीक, इसकी अगर 3D स्ट्रक्चर आप देखें तो फिर ये सेम है। तो बोर्ड पे तो हम ये ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन ये सेम है। तो ये क्या है? एम्पोला ऑफ वेटर। अब एम्पोला ऑफ वेटर, ये इसके इर्द गिर्द भी मसल है, स्पेंक्टर है। इस स्पेंक्टर का नाम है स्पेंक्टर ऑफ ऊडी। ऊडी ने डिस्कवर किया था। अब देखो, यहां से लीवर बनाता है बाइल, और बाइल फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। फिर सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू जो बाइल आता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में सिक्रीट होता है। तो इसकी जो सिक्रीशन, इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है? मसल है और स्पेंक्टर। ये स्पेंक्टर है और ये स्पेंक्टर मसल से बना है। ठीक है, और इस स्पेंक्टर का नाम है स्पेंक्टर ऑफ ऊडी। स्पेंक्टर ऑफ ऊडी। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है, और कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ठीक है, और ये नीचे आ जाए तो फिर ये पेंक्रियास को डैमेज कर सकता है। ये दोनों डक्ट तो सेम है ना, हाँ। तो ये अगर इधर स्टक हो जाए, यहाँ पे ये स्टक हो जाए, तो ये नीचे प्रेशर जो सिक्रीशन है, पेंक्रियास की जो सिक्रीशन है, तो वो वापस जाएगी। तो पेंक्रियास पे बैकवर्ड प्रेशर ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेंक्रियास। ठीक है, तो कभी कभार यहाँ कॉमन बाइल डक्ट में या गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होती है वो नीचे आती है, यहाँ पे स्टक होती है, तो इसकी वजह से पेंक्रियाटाइटिस होती है। ठीक, अब अगर मसला हमारे पास स्प्लीन में है तो दर्द कहाँ पे होगी? लेफ्ट। अच्छा, तो फिर हम एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं कितने रीजन में? 4। अगर क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं तो फिर 4 क्वाड्रेंट है, हाँ। अपर, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट और राइट अपर क्वाड्रेंट। तो स्प्लीन में मसला है तो दर्द कहाँ पे होगी? अपर लेफ्ट में। और अपर लेफ्ट में ये दर्द स्प्लीन रप्चर है तो फिर ये रेडिएट होगी। रेपर पेन वो है जो पैथोलॉजी एक जगह पे हो और दर्द दूसरी जगह पे। तो स्प्लीन रप्चर है, दर्द शोल्डर में होगी, तो इसको केहर साइन कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे। अब ये कॉमन, ये गॉल ब्लैडर है और यहाँ पे हमारे पास डायफ्राम है। तो अगर गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है तो उसका नाम है कोलिसिस्टाइटिस। तो कोलिसिस्टाइटिस में अगर हम इस तरह हाथ रख ले तो फिर ये डायफ्राम के साथ क्लोज होगी। तो फिर अगर हम सांस लेते हैं तो सांस लेने ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम नीचे जाती है, तो फिर ये जो है वो उसकी जो सांस बंद होगी और दर्द ज़्यादा होगी। ठीक, उसका नाम है मर्फी साइन। अब वो हम जीआईटी में पढ़ लेंगे, लेकिन इसकी एनाटॉमी आपको आना ज़रूरी है। अब हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट पेन में मसला है, तो राइट अपर क्वाड्रेंट में दर्द हो तो लीवर में मसला होगी या पेंक्रियास में। ठीक है, अब अगर मसला राइट लोअर क्वाड्रेंट में है, दर्द यहां पे दर्द है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, तो अपेंडिसाइटिस हो सकती है
अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइट में यहाँ पे दर्द हुई वो अम्बिलिक्स की तरफ जाती है मैकबर्नी पॉइंट पे, ठीक है, मैकबर्नी पॉइंट पे। अब हमारे पास अगर यहाँ पे मसला है लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट, तो लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट ये हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर है, लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट, तो एस डिसेंडिंग कोलन, सिग्माइड कोलन, रेक्टम में कहाँ पे मसला होगी। अब ये हमारे पास फिर हम ये डिवाइड करते हैं कितने रीजन में, ये तो हम क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं और रीजन में हम 9 रीजन में एब्डोमेन को डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखो ये हमारे पास क्या है, एब्डोमेन, ये एब्डोमेन है, तो ये यहां पे अम्बिलिकस है, तो अम्बिलिकस इज द मेन सेंटर, ठीक है। तो ये 9 रीजन में हम किस तरह 1 2, तो कितने रीजन हो गए 9। अब यहां पे अम्बिलिकस है, नेवल या अम्बिलिकस, तो इसका नाम क्या है, अम्बिलिकल रीजन। ये क्या है, अम्बिलिकल रीजन। अच्छा, अम्बिलिक्स के ऊपर स्टमक है, ठीक है, तो स्टमक, ये क्वाड्रेंट स्टमक के ऊपर है, तो स्टमक को गैस्ट्रिक कहते हैं। तो इपीगैस्ट्रियम, ईपी का मतलब है अबाउ, तो ये एपिगैस्ट्रियम रीजन है, क्या है, एपिगैस्ट्रियम। और ये स्टमक के नीचे है तो हाइपोगैस्ट्रियम। अच्छा, अच्छा, ये कौन सा रीजन है, किडनी पेन कहाँ पे होती है, लंबर रीजन में, ये लंबर एरिया है, ये क्या है, लंबर रीजन। और ये भी, ये लेफ्ट है, लेफ्ट, और ये राइट लंबर रीजन, ठीक है। अब ये हमारे पास रिब्स है, इधर क्या है, रिब्स है, रिब्स के साथ कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज को हम कॉन्ड्रियन कहते हैं। तो ये रिब्स के नीचे है, कार्टिलेज के नीचे है, तो ये रीजन क्या है, हाइपोकॉन्ड्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम। और ये लेफ्ट है तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो अब अगर हम रीजन के बारे में आपसे पूछे कि स्प्लीनिक रप्चर में, स्प्लीन में मसला है, तो पेन कौन सी रीजन में होगी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। लीवर में मसला है तो, पेंक्रियास में मसला है तो एपिगैस्ट्रियम रीजन में, अम्बिलिकल रीजन में ओपन रेडिएट होगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मसला है तो पेरी अम्बिलिकल रीजन में, ठीक है। अच्छा, और हाइंड गट में मसला है तो हाइपोगैस्ट्रियम, ये रीजन हाइपोगैस्ट्रियम। अब देखो हमारे पास रिपर पेन, हम डाइजेस्टिव सिस्टम या जो हम गट है वो डिवाइड करते हैं पोर गट, मिड गट, हाइंड गट, ठीक है। अब पोर गट की, जो पोर गट में मसला है तो पेन एपिगैस्ट्रियम रीजन में होगी, मिड गट में मसला है तो अम्बिलिकल रीजन में पेन होगी, और हाइंड गट में मसला है तो हाइपोगैस्ट्रियम में रीजन में पेन होगी। अब ये हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, और ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। अगर पेन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में है और वो रेडिएट होता है लेफ्ट शोल्डर की तरफ, तो उसका नाम है केहर साइन, और वो स्प्लीनिक रप्चर में होती है। अब ये हमारे पास इलियक रीजन है, इसका नाम क्या है, लेफ्ट इलियक रीजन। और ये क्या है, राइट इलियक रीजन। यहां पे इलियक बोन है, इलियक बोन है तो इलियक रीजन, इलियक फोसा, ठीक है। अगर पेल्विक के मसला हो जेनेटल ट्रैक में तो कभी कभार इलियक फोसा में पेन होती है। अब ये हमारे पास इन दोनों को, ये तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर रीजन, इसका दूसरा नाम है
लेफ्ट प्लांक एरिया, प्लांक पेन, किडनी पेन, लॉइन पेन ये सेम है, तो ये प्लांक एरिया, लेफ्ट प्लांक एरिया। अब ये हमारे पास लेफ्ट इलियक रीजन या लेफ्ट इलियक पोसा, लेफ्ट इलियक पोसा, और ये हमारे पास अम्बिलिकल रीजन है। तो अम्बिलिकल रीजन में हम इसका दूसरा नाम क्या है? मेसोगैस्ट्रियम। मेसो का मतलब है मिडल और गैस्ट्रियम का मतलब है स्टमक। तो स्टमक के जो ऊपर क्वाड्रेंट रीजन है तो एपिगैस्ट्रियम, और इसके जो बीच में है तो मेसोगैस्ट्रियम, और नीचे हाइपोगैस्ट्रियम। तो ये क्या है? मेसोगैस्ट्रियम, मेसोगैस्ट्रियम, सिंपल है। अब आप मुझे बताएं अपेंडिक्स में कौन सी रीजन में पेन होगी? हाँ, राइट इलियक रीजन, ठीक है। और क्वाड्रेंट में कौन सी क्वाड्रेंट? राइट लोअर क्वाड्रेंट। डाइवर्टिकुलाइटिस, अच्छा, मसला अगर मिडगट में है। अब हम पढ़ते हैं कि पोरगट, मिडगट और हाइंड गट की पार्ट कौन कौन सी है, ठीक है। इसकी जो एनाटॉमी में कोई मसला है, अगर पेशेंट आ जाए वो कहता है कि एपिगैस्ट्रम रीजन में पेन है, तो आप क्या सस्पेक्ट करोगे? एपिगैस्ट्रम रीजन में जब पेन हो तो पोरगट में मसला होगी, ठीक है। और पीरी अम्बिलिकल, अराउंड द अम्बिलिकस, तो मसला मिडगट में होगी, और हाइपोगैस्ट्रम में, हाइंड गट में मसला होगी, ठीक। अब और इसकी एनाटॉमी आपको पता हो, पेंक्रियास बीच में है तो बीच में पेन होगी, स्प्लीन लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट, लीवर यहाँ पे है, गॉल ब्लैडर यहाँ पे है तो राइट साइड या तो गॉल ब्लैडर में मसला होगी या लीवर में। अब और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस साइड पे पेन है तो डिसेंडिंग कोलन में मसला है, असेंडिंग कोलन में मसला है या ट्रांसवर्स कोलन में। अच्छा, गट जो है, पोर गट, मिड गट, हाइंड गट इज द डेरिवेटिव ऑफ एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। पोर गट, मिड गट और हाइंड गट, मेसोडर्म, एंडोडर्म या एक्टोडर्म, किस तरह? ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। एंडोडर्म डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंडोडर्म से डिराइव है, ठीक। एंडोडर्म, तो जितने भी पोरगट है, मिडगट है, हाइंड गट डिराइव है किस चीज से? एंडोडर्म से। तो अब पोरगट हमारे पास जो गट है वो पहले लिख ले, पोरगट। पोरगट की कौन कौन सी पार्ट है? पोरगट, पोरगट में पहले स्टार्ट होता है एसोफेगस। तो पोरगट में पहले कौन सी है? पोरगट, इसमें लिख ले स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। अब देखो इसकी पार्ट कौन कौन सी है या पार्ट्स लिख ले। एसाफिगस, एसाफिगस के बाद क्या है? स्टमक, और स्टमक के बाद ड्यूडेनम हम पोर्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट इज द पोरगट के हिस्से है, तो ड्यूडेनम, हाँ, फर्स्ट सेकंड पार्ट, ठीक है। अब ड्यूडेनम के साथ नजदीक कौन कौन सी आर्गन है? वहां पे स्टमक है, लीवर है, पे गॉल ब्लैडर है, और इसके साथ स्प्लीन है, तो ये भी पोरगट के हिस्से है। अब 4 नंबर क्या है?
लीवर के साथ गॉल ब्लैडर और लेफ्ट साइड पे बीच में पेंक्रियास और लेफ्ट साइड पे क्या है, स्प्लीन। ठीक है, अब हमारे पास जो आर्टरी सप्लाई है तो इन आर्गन की, ये जो स्प्लीन है ये मेसोडर्मल ओरिजिन है, ये एक्सेप्शन है, लेकिन ये हम पोरगट में इसलिए रखते हैं कि जो फंक्शनली ये सेम है, मतलब इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो सीलियक ट्रंक से होती है, सीलियक ट्रंक से। अब ये हमारे पास हार्ट है, तो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला है एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, यहाँ पे डायफ्राम है। जब ये डायफ्राम क्रॉस करे तो फिर इसका नाम, ये तो यहाँ थोरेसिक रीजन में थोरेसिक एओर्टा है, फिर डायफ्राम क्रॉस करे तो इसका नाम एब्डोमिनल एओर्टा बन जाता है। अब एब्डोमिनल एओर्टा जो है, तो एब्डोमिनल एओर्टा यहाँ पे T12 है, वर्टिब्री थोरेसिक रीजन में T12, और यहाँ पे इसके बाद लंबर रीजन L1, L2 और L3। तो थोरेसिक पे जो आर्टरी निकला है तो उसका नाम है सीलियक ट्रंक, और L1 पे जो निकला है तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और L3 पे जो निकला है तो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, अब पोरगट की जो सप्लाई कर देता है तो इसमें लिख ले कौन सी आर्टरी, सुपीरियर सीलियक ट्रंक, और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी मिडगट को सप्लाई कर देती है, और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हार्ट गट को सप्लाई कर देती है। तो अब इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई कौन सी है, आर्टीरियल सप्लाई कौन सी है, सीलियक ट्रंक, और वेनस ड्रेनेज पोर्टल वेन, जितने गट के पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, तो उसका ब्लड कलेक्ट होती है पोर्टल वेन में। देखो ये हमारे पास लीवर है, ये क्या है, लीवर, और ये यहाँ पे क्या है, स्प्लीन है, ये स्प्लीन है। ठीक है, तो स्प्लीन से जो वेन आ गई है उसका नाम है स्प्लीनिक वेन, इसका नाम क्या है, स्प्लीनिक वेन। और यहाँ पे जो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में ले जाती है तो उसका नाम है पोर्टल वेन, इसका नाम क्या है, पोर्टल वेन। और जितने भी सीलियक, पोरगट, मिडगट और हार्ट गट की जो ब्लड है उसकी वेनस ड्रेनेज पोर्टल वेन में होती है, और फिर ये लीवर में जाती है, और लीवर के बाद, अच्छा ये स्प्लीनिक वेन है, यहाँ पे हमारे पास इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन है। ये इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन अपना ब्लड डालती है स्प्लीनिक वेन में। ठीक है, स्प्लीनिक वेन में, और यहाँ पे जो पोरगट की सब लीवर से जो आ गई है या ड्यूडिनम से, तो वो पोर्टल वेन में अपना ब्लड डालती है। अच्छा, तो इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन स्प्लीनिक वेन में अपना ब्लड डालती है, और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन पोर्टल वेन में अपना ब्लड डालती है। तो फिर स्प्लीनिक वेन की ब्लड फाइनली पोर्टल वेन में आती है, और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन की भी पोर्टल वेन में आता है। ठीक, अच्छा इस तरह समझो, ये स्प्लीनिक वेन है, ये पोर्टल वेन है। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन अपना ब्लड डालती है पोर्टल वेन में, इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन अपना ब्लड डालती है स्प्लीनिक वेन में, और स्प्लीनिक वेन फिर पोर्टल वेन में। सिंपल है। अच्छा ठीक, ये हमारे पास पोर्टल वेन है, ये पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन वो है जो लीवर को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो अब इसमें सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन अपना ब्लड डालती है एक वेन, दूसरा जो वेन है जो अपना ब्लड इसमें डालती है तो उसका नाम है स्प्लीनिक वेन।
तो 2 वेन इसमें अपना ब्लड डालती है, और इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन अपना ब्लड डालती है स्प्लीनिक वेन में। समझ में आ गई आप? ठीक। अब ये पोर्टल वेन जब लीवर में ब्लड कलेक्शन इसकी कलेक्ट होती है तो फिर इससे ब्लड जाती है हिपेटिक वेन में, हिपेटिक वेन, और हिपेटिक वेन अपना ब्लड डालती है इंफीरियर वेना केवा में। ये क्या है? इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी, और आईवीसी अपना ब्लड डालती है राइट चेंबर ऑफ द हार्ट में, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में। तो आप देखो यहाँ पे सीलियक ट्रंक है, आर्टेरियल सप्लाई सीलियक ट्रंक है, तो वेनस ड्रेनेज कौन सी है? वेनस ड्रेनेज इसकी पोर्टल वेन है, वेनस ड्रेनेज पोर्टल वेन है, वेनस पोर्टल वेन। सिंपल है, बस सारों की पोर्टल वेन है। सिर्फ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी स्प्लीनिक वेन में अपना ब्लड डालती है, बाकी पोर्टल वेन में डायरेक्टली अपना ब्लड डालती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फिर जो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द फोरगट है, तो वो कौन सी नर्व से है? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी और गर्मी हो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, अच्छा ट्रासा वड़ू के पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी और ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हमारे पास क्या है? आपकी टर्न टू रिवर। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी और सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या है? हमारे पास जो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, एक ये मैं मसल कंट्रैक्ट करता हूं तो ये सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक? ये दोनों नहीं है, ये तो मैं अपने विल से करता हूं, जो मेरे कंट्रोल में है वॉलंटरी है, तो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अगर मैं चाहूं कि मैं अपना हार्ट की रफ्तार थोड़ा कम करूं तो कर सकता हूं, मैं चाहूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पेरिस्टालसिस है वो कम करूं, कम कर सकता हूं नहीं। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो इनवॉलंटरी है, और इसका वो कंट्रोल होते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, वो खुद ब खुद कंट्रोल होते हैं, वो हमारे बस में नहीं है, ठीक। तो वो फिर कंट्रोल होते हैं दो तरीक़ों से, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक वो है जो फाइट एंड फ्लाइट में काम करती है, और पैरासिम्पैथेटिक जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट में काम कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर रोड में आप रोड पे है और सडनली डाग आ गई, ठीक है, तो इस दौरान आपकी जो इस दौरान जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक। तो सिंपैथेटिक इस दौरान में हार्ट रेट ज़्यादा होती है, हार्ट रेट ज़्यादा होती है। वेजो कंस्ट्रक्शन या वेजो रिलैक्सेशन, वेसल की कंट्रैक्शन होती है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ब्लड सप्लाई। अच्छा, प्यूपल रिलैक्स या कंट्रैक्ट, प्यूपल डायलेट होगी या कंस्ट्रक्ट? क्यों डायलेट होगी कि कौन सी रास्ते पे भागो, ठीक है। अब और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है और इसकी जो एंजाइम सिक्रीशन है वो ज़्यादा होगी या कम? वो कम होगी। वो बाकी जगहों पे हम सिंपैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेशन, फिर जब हम अपने रूम में जाएंगे तो डाइजेशन दोबारा स्टार्ट होगी। डाइजेशन की उस वक्त तो ज़रूरत नहीं है, तो एनर्जी जो लगेगी तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब हमारे पास एक है ब्रेन, ये क्या है? ब्रेन है, और इसके बाद स्पाइनल कार्ड है। तो ब्रेन CNS कितने नर्व्स निकली है क्रीनियम से? 12. So how many of them are sympathetic?
नो नर्व इज सिंपैथेटिक इन क्रीनियल नर्व। ठीक है, अब हमारे पास क्रीनियल और स्पाइनल नर्व से 31 पेयर निकले हैं। 31, 12 पेयर क्रीनियम से है, 31 स्पाइनल से। तो यहाँ पे सर्वाइकल है, फिर थोरेसिक्स है और फिर लंबर है। तो थोरेसिक हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो नर्व निकले हैं T1 से लेकर L2 तक, तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक है। ठीक, सिंपैथेटिक कौन सी नर्व है, ये थोरेसिक और लंबर है, तो इसको हम थोरेको लंबर आउटफ्लो कह सकते हैं। थोरेसिक और लंबर से ये सिंपैथेटिक नर्व निकला है, तो इसका नाम क्या है, थोरेको लंबर आउटफ्लो। ठीक, अब हमारे पास क्रीनियल नर्व जो है, जो पैरासिम्पैथेटिक है, तो 3, 7, 9, 10 यहाँ पे सेंसरी 3, 7, 9 और 10, और इसके साथ साथ सेक्रल, तो S1, S2, S3, ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है। ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तो इसको हम थोरेको लंबर आउटफ्लो कहते हैं और इसको क्रेनियोसैक्रल, इस पार सैक्रम, तो क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। ठीक है, अब ये हमारे पास जो फोरगट की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कौन कंट्रोल कर देती है, और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास फोरगट की जो है वो वेगस नर्व कंट्रोल करती है, और जो हमारा मिडगट की भी वेगस नर्व कंट्रोल कर देती है, और हाइंड गट की पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। तो यहाँ पे लिख लें। अब हम फोरगट की बात करते हैं, तो इसकी जो पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक, वो कंट्रोल कर देती है कौन सी, वेगस नर्व। अच्छा, ये वेगस नर्व क्रीनियल नंबर 10 है। ये क्या है, क्रीनियल नंबर 3 ऑक्यूलोमोटर नर्व। क्रीनियल नंबर 3 कौन सी है, ऑक्यूलोमोटर है, ओल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, तो ऑक्यूलोमोटर नर्व और पोर ट्रूक्लियर नर्व और ग्लेसोपेरिंजियल 9, ग्लेसोपेरिंजियल और 10 वेगस नर्व है। तो अब ये वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कंट्रोल कर देता है किस चीज़ की, फोरगट की। वेगस नर्व इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। वेगस नर्व लॉन्गेस्ट क्रीनियल नर्व जो है वो वेगस नर्व है। अच्छा, ठीक, तो फोरगट की जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी वो कौन कंट्रोल कर देता है, वेगस नर्व। अब पैरासिम्पैथेटिक के दौरान ये जो पेरिस्टाल्सिस मोमेंट है वो कम होती है या ज़्यादा, पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज। अच्छा, तो इसमें ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक लेजन विच ऑफ द इफेक्ट विल, सो ज़्यादातर जो लेजन में होती है तो वो GIT के मसल अफेक्ट होती है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक की अगर लेजन हो जाए, वो इंजरी हो जाए, वो डैमेज हो जाए, तो फिर क्या मसला होगी, GIT की जो मसल है वो इफेक्ट होगी। अच्छा, तो ये हमारे पास इसकी आर्टरीलियल सप्लाई, वेनस सप्लाई और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी वेगस नर्व से। अब हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं। सिंपैथेटिक, अच्छा, तो सिंपैथेटिक में हमारे पास एक होती है प्री गिंग्लियन, दूसरा है पोस्ट गिंग्लियन। अब ये हमारे पास जो
स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकली है, तो ये क्या है? नर्व। जो एक्सोन की कलेक्शन को पेरिफेरल बॉडी में हम नर्व कहते हैं और सेल बॉडी की कलेक्शन को गिंगलियान कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? गिंगलिया है। गिंगलिया इज नथिंग बट इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज। तो ये हमारे पास फिर दूसरे नर्व, दो नर्व इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब जो ये गिंगलिया है और गिंगलिया के जो पहले है तो प्री गिंगलियानिक फाइबर और पोस्ट गिंगलियानिक फाइबर। अब प्री गिंगलियानिक ये सिंपैथेटिक है तो इस पर शॉर्ट, पहला जो प्री गिंगलियानिक नर्व है वो शॉर्ट है और पोस्ट गिंगलियानिक नर्व हमारे पास लॉन्ग है। सिंपैथेटिक में हमारे पास यहाँ पे ये नर्व जो है, ये नर्व तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो ये या तो रिलीज करेगी ज़्यादातर 90% नार एपिनेफ्रिन, यहाँ पे ये एसिटाइल कोलिन पहले जो है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज कर देते हैं। फिर ये गिंगलियान है। गिंगलियान इज द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जिस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेल बॉडी की कलेक्शन को न्यूक्लियस कहते हैं, हाँ, या ग्रे मैटर वाइट मैटर। अब ये एसिटाइल कोलिन जो है, एसिटाइल कोलिन पर ये न्यूरोट्रांसमीटर ये इम्पल्स आगे लेके जाती है और यहाँ पे पोस्ट गिंगलियानिक फाइबर से रिलीज होते हैं नार एपिनेफ्रिन, और नार एपिनेफ्रिन स्मॉल अमाउंट में एपिनेफ्रिन और डोपामिन। तो इन तीनों को हम केटाकोल अमीन कहते हैं, केटाकोल अमीन। ठीक, तो इसका मतलब है केटाकोल अमीन काम कर देता है कौन सी सिस्टम में? सिंपैथेटिक में। और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होते हैं और पोस्ट गिंगलियानिक। तो कोलिनर्जिक सिस्टम, वो कोलिनर्जिक सिस्टम में, कोलिनर्जिक मतलब एसिटाइल कोलिन, यहाँ पे ये पहले कोलिनर्जिक है, बाद में एड्रीनर्जिक, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को कहते। अब ये हमारे पास जो सिंपैथेटिक है, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास पहले जो नर्व है प्री गिंगलियानिक वो लॉन्ग होती है, पोस्ट गिंगलियानिक शॉर्ट, तो वो इसके अपोजिट होती है। ये इसमें शॉर्ट है तो वहाँ पे लॉन्ग। अच्छा, ये सिंपैथेटिक है, सो सिंपैथेटिक में प्री गिंगलियानिक कौन सी नर्व है? प्री गिंगलियानिक, तो प्री गिंगलियानिक ग्रीटर स्प्लैंक्निक नर्व, ग्रीटर स्प्लैंक्निक नर्व, और ग्रीटर स्प्लैंक्निक नर्व निकला है T5 से लेकर T9 तक। सिंपैथेटिक है तो T5 से लेकर T9 तक तोरेको लंबर आउटफ्लो में इसकी आता है। अच्छा, और पोस्ट गिंगलियानिक, पोस्ट गिंगलियानिक इसकी कौन सी है? चलो ये लिख ले, ठीक है। अब ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन, उसकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन वापस ले आते हैं तो वो कौन सी है? डोर्सल रूट गिंगलियान ऑफ T9 to T11। तो इसमें लिख ले, हाँ वो सकना जिससे अच्छा, इसमें लिख ले, ये कौन सी पोरगट है ना, वो तो देखो, तो ये वापस जो इंफॉर्मेशन से, तो ये है सीलियक सीलियक सुपीरियर मेसेंटेरिक नर्व मेडगट से लेती है, तो सीलियक नर्व इस तरह है, ठीक है। तो अच्छा, सीलियक गिंगलियान, तो पोस्ट गिंगलियानिक में लिख ले सीलियक
सीलियक गैंग्लियन। ठीक है, इस तरह है ना, पोर गट को सप्लाई कर देते हैं सीलियक ट्रंक, तो इसकी जो पेरास्पोस सिंपैथेटिक गैंग्लियन भी सीलियक गैंग्लियन है। ठीक है, अब दूसरा, इसमें जो सेंसरी इनर्वेशन है, सेंसरी इनर्वेशन, अच्छा सेंसरी इनर्वेशन डोर्सल रूट पे, ये मिसाल के तौर पर ये नर्व निकली है वेंट्रल रूट पे, तो इसके पीछे साइड पे वापस जो इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को जाती है तो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, तो वो डोर्सल, ये मसला क्या है, डोर्सल रूट गैंग्लियन और डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये हमारे पास T5 और T9 की डोर्सल रूट पे वापस इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन, तो T5 और T9 पे। और रिपर पेन आप पोस्ट, रिपर पेन आप पोर गट कहाँ पे होगी, रिपर पेन ये तो बताए, ये पहले मैंने आपको समझाया, रिपर पेन आप पोर गट, हाँ अच्छा, रिपर पेन वो पेन है जो मिसाल के तौर पर पैथोलॉजी एक जगह पे है और पेन दूसरी जगह पे, तो रिपर पेन पोर गट की कहाँ पे होगी, एपिगेस्ट्रियम रीजन में, तो रिपर पेन एपिगेस्ट्रियम रीजन, हाँ, और मिड गट की पीरी अम्बिलिकल अराउंड द अम्बिलिकस, और हाइंड गट की हाइपोगेस्ट्रियम रीजन। तो अब अगर आपको पेशेंट आ जाए, वो कहता है कि दर्द यहाँ पे है एपिगेस्ट्रियम रीजन में, और आपको उसको कहते हैं कि यार ये तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, तो ठीक होगी या नहीं, हो सकता है अगर ट्रांसवर्स कोलन में मसला हो तो। अच्छा, तो अगर वो कहता है कि एपिगेस्ट्रियम रीजन में पेन है और आप उसको डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं कि ये अपेंडिक्स का मसला होगा तो यहाँ पे हमारे पास अपेंडिक्स स्पोर गट की पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इन इसोफेगस में मसला हो, स्टमक, ड्यूडेनम, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्प्लीन, तो रिपर पेन एपिगेस्ट्रियम पे रीजन में हो सकती है। ठीक, अच्छा सबर इनाट में ख़त्म हो करना, तो इसकी इनाट में आज ख़त्म करेंगे ना, हाँ बस दो कुम्र भाई दा सुमर दिन व कमी, ये तो ऑलरेडी हम अपलोड करते हैं, तो फिर यूट्यूब पे देखे ना। हाँ हाँ, मिड एंड हाइंड गट पढ़ाएंगे तो बाकी है ही, तो और क्या है, तो मिड एंड हाइंड गट है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हम ये सर्जरी कर कर कुछ ना कुछ हो जाए, ठीक है ना, टाइम है आपके पास तो कवर करेंगे। अगर मैं लेक्चर ले सकता हूँ, इतना एनर्जी है, तो आप भी कुर्बानी दे देना। अच्छा, और फार्माकोलॉजी तो हमने पढ़ा है, वो अगर किसी नहीं तो दोबारा वो लेक्चर देखे, और दोबारा मैं वो एक अच्छे अपडेटेड वर्जन ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा इसके बाद, तो वो इंशाल्लाह इसमें जनरल फार्माकोलॉजी और सिस्टमिक भी होगी, तो इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर फार्माकोलॉजी में मज़ा नहीं आया तो फिर बता। अच्छा, ये हमारे पास जो मिड गट है, तो मिड गट की पार्ट आप बताएं, मिड गट की पार्ट बताएं। ये स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम से, और कहाँ तक होती है, प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। वो डायग्राम तो हमने हटाया, लेकिन ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट
क्या इसके बाद क्या है, तो ड्यूडिनम लिखे, सेकंड लोअर सेकंड पार्ट तो पोरगट में आता है, लेकिन इसकी जो लोअर पार्ट है तो हम लोअर सेकंड पार्ट, इसके बाद थर्ड पार्ट और फोर्थ। ठीक, ड्यूडिनम के बाद क्या है, जेजुनम और फिर इलियम और फिर सीकम और फिर सीकम के साथ क्या है, अपेंडिक्स और इसके बाद असेंडिंग कोलन, ascending colon is the derivative of ectoderm, endoderm, mesoderm, एंडोडर्म। बस कंफ्यूज नहीं होना इसमें, जो भी पार्ट हो, फोरगट की है, मिडगट की है, हाइंडगट की है, तो वो एंडोडर्म से। अच्छा, असेंडिंग कोलन फिर ट्रांसवर्स कोलन, और इसकी 2/3 प्रॉक्सिमल, ये हमारे पास असेंडिंग कोलन है। फिर ट्रांसवर्स कोलन, तो ट्रांसवर्स कोलन की 2/3 पार्ट हम मिडगट में, इसके बाद 1/3 जो है वो हाइंडगट में कंसिडर करते हैं। तो ये पार्ट किस चीज़ की, 7 वहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, बराबर आ गई। अच्छा, तो ये मिडगट है। मिडगट की जो सप्लाई होती है तो वो कौन सी आर्टरी है, आर्टीरियल सप्लाई। आप बताएं, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, हाँ, और इसकी जो वेनस ड्रेनेज है, वेनस ड्रेनेज, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन अपना ब्लड डालती है पोर्टल वेन में, तो सारों की हाइंडगट पहले अपने ब्लड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू स्प्लीनिक वेन में डालती है और फिर पोर्टल, लेकिन फाइनली इवेंचुअली ये कहाँ पे ड्रेन होती है, पोर्टल वेन में। तो सारों में लिख ले, वेनस ड्रेनेज पोर्टल वेन में होगी, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन हमारे पास जो हार्ट है ना, हार्ट जो लीवर है, लीवर तक 25% अब ब्लड सप्लाई होती है हार्ट से, 25% हमारे पास ब्लड सप्लाई होती है किडनी तक, और 15% ब्रेन तक, और बाकी जो मसल है, बोन है, जितने भी आर्गन है तो उनको सप्लाई होती है 35%। तो 25 और 25 50% सिर्फ किडनी और लीवर को ब्लड सप्लाई होती है, ठीक, और 15% ब्रेन को। अच्छा, तो वेनस ड्रेनेज हमारे पास पोर्टल वेन है। अब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एक्टिविटी इसकी क्या है, अब इसकी जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है, कौन सी नर्व, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, तो वो कंट्रोल कर देता है वेगस नर्व, फोरगट की भी वेगस नर्व और मिडगट की भी वेगस नर्व। अच्छा, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारे पास कंट्रोल करता है प्री गिंग्लियोनिक, वो लेजर स्प्लांकनिक नर्व, लेजर स्प्लांकनिक नर्व, और लेजर स्प्लांकनिक नर्व निकला है T10 और T11 से। और इसकी जो पोस्ट गिंग्लियोनिक है, पोस्ट गिंग्लियोनिक फाइबर, तो पोस्ट गिंग्लियोनिक हमारे पास क्या है, सुपीरियर मेसेंटेरिक
नर्व, सुपीरियर मेसेंटेरिक नर्व, और इसकी सेंसरी इनर्वेशन डोर्सल रूट ऑफ सेंसरी इनर्वेशन। तो सेंसरी इनर्वेशन कहाँ से होती है इसकी? T10 और T11 से इसकी अगर प्री गैंग्लियनिक है तो इसकी डोर्सल रूट पे क्या सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी? तो डोर्सल रूट ऑफ T10 एंड T11। अच्छा, अब आप बताएं इसमें रिपरपेंट कहाँ पे होगी? हाँ, मेसोगैस्ट्रम का दूसरा नाम क्या है? अम्बिलिकल रीजन। अगर नेवल के इर्द गिर्द पेन है, पीरी अम्बिलिकल रीजन में पेन है, तो मसला कहाँ पे होगी? पैथोलॉजी कहाँ पे होगी? मिडगट में। ठीक, तो रिपर पेन यहाँ पे लिख ले, रिपर पेन। रिपर पेन पीरी अम्बिलिकल रीजन, पीरी इसका पिक्चर ले ले, ये मैं चेक करता हूँ वैसा परमानेंट हो। ना परमानेंट ना दे सही दिखता हो। अच्छा, a patient come to the clinic with the complaint of peri-umbilical pain. What do you suspect in him? Splenic rupture or appendicitis? Huh? A patient come to the clinic, a patient presented to you with the complaint of peri-umbilical pain. What do you suspect? Splenic rupture or appendicitis? क्यों? यहाँ पे अपेंडिक्स द पार्ट ऑफ मिडगट, और अपेंडिक्स में मसला कहाँ पे होगी? रिपर पेन पीरी अम्बिलिकल रीजन में। तो मैकबर्नी पॉइंट पढ़ा है? मैकबर्नी पॉइंट इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 2/3 डिस्टेंस पे और अम्बिलिकल रीजन पे मैकबर्नी पॉइंट है, तो दर्द वहाँ पे होगी। हाँ हाँ, मैकबर्नी पॉइंट से ये अपेंडिक्स द पार्ट ऑफ द मिडगट है, तो रिपर पेन फिर अम्बिलिकल रीजन में होगी। अच्छा, तो इन जगह अपेंडिक्स इज द पार्ट ऑफ मिडगट, तो मिडगट है तो मेसोगैस्ट्रियम आपका आंसर ठीक, और या फिर अम्बिलिकल रीजन। तीसरा जो है वो है हाइंडगट। अमीर साहब इस्ताकारी जा तो अर्जा टॉपिक गोरे लग गूगल पे मुस्तास्कारी नो अर्जा हाइंडगट दे लग कर दा। अच्छा, हाइंडगट में हमारे पास प्रॉक्सिमल 2/3 के बाद जो हिस्से है, तो आप बताइए हाइंडगट स्टार्ट फ्रॉम distal 1/3 of transverse colon to upper part of anal canal. अच्छा, तो इसकी पार्ट्स आप बताएं। फर्स्ट पार्ट, हाँ, distal 1/3 of descending colon of transverse colon, अच्छा, फिर descending colon, और sigmoid colon,
और इसके बाद रेक्टम, और इसके बाद अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल। पिक्टिनेट लाइन है, तो पिक्टिनेट लाइन के ऊपर जो हिस्सा है वो हम कंसिडर करते हैं हाइंड गट में, और लोअर पार्ट एक्टोडर्म से डिराइव है तो वो हम गट में कंसिडर नहीं करते। तो इसमें लिख ले अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, पार्ट ऑफ एनल कैनाल, ठीक। अब ये अबव द पिक्टिनेट लाइन, पिक्टिनेट, ठीक है। अच्छा, तो अब आप बताएं कि इसकी आर्टीरियल सप्लाई कहाँ से है। एब्डोमेन की जो मेन आर्टरी है वो 3 है, सीलिएक ट्रंक और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक। तो सीलिएक ट्रंक अगर पोर गट को सप्लाई कर देता है तो इसके बाद क्या है, सुपीरियर तो मिड गट को करेगी, और नीचे इंफीरियर है तो इंफीरियर हाइंड गट को सप्लाई करेगी। अच्छा, तो इसमें हम लिख ले आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से, ठीक। और वेनस ड्रेनेज सारू की पोर्टल वेन है, लेकिन इसकी पहले अपना ब्लड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड डालती है स्प्लीनिक वेन में, स्प्लीनिक वेन में, और स्प्लीनिक वेन के बाद पोर्टल वेन, ठीक। अब इसकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी कौन कंट्रोल करती है, इसमें तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम काम करते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो है जो मैं मसल कंट्रैक्ट करता हूँ तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल है, तो वॉलेंट्री तो डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर की जितने भी ऑर्गन है, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, स्प्लीन है, उसकी फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब इसकी पैरासिम्पैथेटिक कौन कंट्रोल करता है, इन दोनों की तो वेगस नर्व थी, लेकिन इसकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक क्यों पुडेंटल ना, पेल्विक पेल्विक स्प्लैंक्टन नर्व है, पेल्विक पोडेंडल नर्व प्यूबोरेक्टैलिस को कंट्रोल कर देती है, डिफिकेशन को कंट्रोल करती है, और पेल्विक स्प्लैंक्टन नर्व यूरिनरी इनकंटिनेंस को कंट्रोल कर देती है। तो पैरासिम्पैथेटिक पेल्विक स्प्लैंक्टन नर्व। अच्छा, और ये S2 S3 S4 से निकला है, ठीक है। अब चेक कर ले। अच्छा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक इसमें प्रीगिंग्लियन, इसमें प्रीगिंग्लियन जो है वो कौन सी है, लंबर स्प्लैंक्टनिक नर्व। ये आप चेक करें पैरासिम्पैथेटिक नर्व, लंबर स्प्लैंक्टनिक नर्व, लंबर स्प्लैंक्टनिक नर्व निकला है L1 और L2 से। और पोस्ट गिंग्लियानिक नर्व हमारे पास इसमें कौन सी है, पोस्ट गिंग्लियानिक, तो ये इंफीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लियन, इंफीरियर, ठीक है। अच्छा, तो पैरासिम्पैथेटिक पेल्विक स्प्लैंक्टनिक नर्व, सिंपैथेटिक लंबर स्प्लैंक्टनिक नर्व और इंफीरियर। और इसकी डोर्सल रूट पे ये लंबर L1 और L2 है, तो डोर्सल रूट पे जो इसकी नर्व है तो वो सेंसरी इंफॉर्मेशन इसकी कंट्रोल करेगी। तो इसमें लिख लिया सेंसरी
डोर्सल रूट गेंग्लियन ऑफ L1 एंड L2। अच्छा, पहले जो मतलब या तो डाइजेशन पेरिस्टालसिस को कम करना पड़ेगा या ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तो सेंसरी इंफॉर्मेशन जाएगी तो इसके फिर रिस्पांस आएगी ना। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन L1 और L2 के डोर्सल रूट पे जाएगी और इसकी वेंट्रल रूट पे लंबर स्प्लैंक नर्व पे फिर रिस्पांस आएगी, इम्पल्स वापस आएगी। और इस मतलब अब ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, पैरासिम्पैथेटिक की मैं एग्जांपल देता हूँ। तो इस दौरान पेरिस्टालसिस को ज़्यादा करना है, मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन को ज़्यादा करना है, तो पेरिस्टालसिस ज़्यादा करना है, तो ये इंफॉर्मेशन ले जाएगी कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी फिर ये रिस्पांस देगा इस नर्व के थ्रू, तो ये नर्व पेरिस्टालसिस को ज़्यादा करेगी। ठीक, अच्छा, तो ये हमारे पास थे फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ठीक, अब यार इस तरह है ना, जो टॉपिक यहाँ पे मिस है तो ये एनाटॉमी है, कल हम एसोफेगस पढ़ेंगे तो ये किस तरह मिक्स होगी ना। अच्छा, तो हमारे पास जो एसोफेगस है तो एसोफेगस थोरैक्स में है, थोरैक्स रीजन में है। इसके बाद एब्डोमेन में जितने भी आर्गन है तो इसके इर्द गिर्द पेटी लेयर है और इस पेटी लेयर का नाम है पेरिटोनियम। ठीक है, कुछ आर्गन सिर्फ बाहर की तरफ इसके पेरिटोनियम है, लेकिन ये मिसाल के तौर पर क्या है, हमारे पास ये स्टमक है, हाँ, तो स्टमक के इर्द गिर्द ये लेयर है तो इसका नाम ये इंट्रापेरिटोनियल है, इंट्रापेरिटोनियल है। ये ट्रांसवर्स कोलन है, हाँ, अब ये ट्रांसवर्स कोलन इसके इर्द गिर्द पेटी लेयर है तो इसका मतलब है ये इंट्रापेरिटोनियल है। ठीक है, अब पेंक्रियास तो रेट्रोपेरिटोनियल है, इसकी जो टेल है वो इंट्रापेरिटोनियल है। लीवर है तो इसके इर्द गिर्द पेटी लेयर है, ठीक है, उस पेटी लेयर का नाम पेरिटोनियम है। अब सिरोसा और एडवेंटिशिया के सुना है, सिरोसा क्या है और एडवेंटिशिया? हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के इनर लेयर हमारे पास होता है म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, मस्कुलरस लेयर और फिर या तो एडवेंटिशिया होगी या सिरोसा होगी। तो हम सिरोसा एसोफेगस के आउटसाइड लेयर को एडवेंटिशिया कहते हैं या सिरोसा, और स्टमक की आउटर लेयर को एडवेंटिशिया कहते हैं या सिरोसा। तो अच्छा, कल हम एसोफेगस पढ़ेंगे तो आज इसलिए एडवेंटिशिया vs सिरोसा। अगर नॉट सराउंडेड बाई ऐसा आर्गन है जिसके इर्द इसके सराउंड न हो पेरिटोनियम, तो फिर वो एडवेंटिशिया कहलाएगी। नॉट सराउंडेड बाई पेरिटोनियम। अब आप बताएं, जो एसोफेगस है तो उसके आउटर लेयर एडवेंटिशिया है या सिरोसा? थोरैसिक रीजन में तो पेरिटोनियम है नहीं, तो एडवेंटिशिया, पेरिटोनियम। ठीक है, और सिरोसा में क्या होती है? सराउंडेड बाई पेरिटोनियम। ठीक है, ये हमारे पास एडवेंटिशिया जो है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अच्छा, और ये हमारे पास क्या है? मेसोथेलियम है।
mesothelium. Mesothelium is nothing, simple squamous epithelium plus thin layer of connective tissue. तो simple squamous epithelium वहाँ पे होगी जहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, मतलब लंग। तो लंग में हम ज़्यादा ऑक्सीजन को चाहिए, तो ये स्क्वामस एपिथेलियम की सरफेस एरिया ज़्यादा है। इस तरह स्ट्रक्चर की सेल को हम एपिथेलियम कहते हैं। तो वहाँ पे होगी जहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम वहाँ पे होगी। अब ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्लस थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है और समटाइम कंटेन पेट ब्लड वेसल्स इसमें होती है, नर्व ब्लड वेसल एंड नर्व। ठीक है, अब ये एडवेंटिशिया है, ये सिरोसा है। तो पेरिटोनियम और ऑर्गन, जितने भी मोमेंट ऑर्गन है, स्टमक है तो वो मोमेंट करती है, पेरिस्टालसिस करती है। तो इन दोनों के दरमियान तो फ्रिक्शन होगी ना, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को कम करते हैं कौन सा, सिरोसा। हाँ, तो सिरोसा का काम क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन अमंग द मोमेंट ऑर्गन, रिड्यूस फ्रिक्शन between movement organ and peritoneum। अगर इसके इर्द गिर्द पेरिटोनियम है नहीं तो फिर ये क्या करता है, ये जो ऑर्गन है वो अपने जगह पे फिक्स कर देती है, फिक्स द ऑर्गन इन वन प्लेस, फिक्स्ड ऑर्गन इन प्लेस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप, अच्छा, पेंक्रियास तो छोड़ दें, स्टमक के ऊपर जो लेयर, स्टमक की भी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस लेयर और एडवेंटिशिया या सिरोसा और इसोफेगस की, जिस ऑर्गन के इर्द गिर्द पेरिटोनियम है, तो इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन में सिरोसा होगी, रेट्रो पेरिटोनियल में एडवेंटिशिया होगी। अब रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन कौन सी है, तो बस खत्म दे सब्र का तवली दी लेक्चर के, जब आप लेक्चर, मतलब अगर आपके इस तरह लेक्चर देखते हैं और 20 घंटे भी लेक्चर देखे तो इसका मज़ा नहीं है। एक चीज स्टडी वो होता है जब आप इस तरह पढ़ रहे कि मैं ये पढ़ता हूँ, मैं किसी दूसरे को ये किस तरह टीच करूँगा, ये मैं किस तरह लोगों को समझाऊंगा। जब नींद आती है तो इसका मतलब है ब्रेन स्टक होती है, तो उस दौरान फिर नींद आएगी। अच्छा, तो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन सी है, रेट्रो का मतलब है ऑर्गन। अच्छा, एब्डोमिनल की जितने भी ऑर्गन है तो उनमें पेरिटोनियम है, जिसके इर्द गिर्द वो ऑर्गन की पेरिटोनियम हो तो वो इंट्रा पेरिटोनियम। रेट्रो का मतलब है बिहाइंड, जो पेरिटोनियम के बिहाइंड हो। ठीक है, फ्रंट साइड पे इसके पेरिटोनियम है लेकिन बैक साइड पे नहीं है, तो इसके लिए जो निमोनिक है तो वो लिख ले सेड प्यूकर। ये ऑर्गन हमारे पास क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड का दूसरा नाम है एड्रीनल ग्लैंड। ए पार एवोटा और इंफीरियर वेना केवा, तो इन के सराउंड भी पेरिटोनियम नहीं है। और डी पार
ड्यूडिनम, ठीक है। इसमें लिख रहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट। स्टमक के इर्द गिर्द जो पेरिटोनियम है उसका नाम ओमेंटम है, और जो इंटेस्टाइन की है तो उसका नाम मेजेंट्री है। अब स्टमक के जो पेरिटोनियम है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम से भी सराउंड है, तो फर्स्ट पार्ट इज नॉट रेट्रोपेरिटोनियल। अच्छा, पी पार पेंक्रियास। पेंक्रियास भी हमारे पास क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल एक्सेप्ट टेल, एक्सेप्ट टेल, टेल इंट्रापेरिटोनियल है। यू पार यूरेटर। अच्छा, और सी पार कोलॉन। कोलॉन में हमारे पास एसेंडिंग कोलॉन एंड डिसेंडिंग कोलॉन। ट्रांसवर्स कोलॉन इंट्रापेरिटोनियल है। और के पार किडनी, और ई पार एसोफेगस। पेरिटोनियम का वर्ड हम तो एब्डोमेन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन थोरेसिक्स की जो एसोफेगस की अपर पार्ट है वो तो ऑलरेडी थोरेक्स में है, तो वो पेरिटोनियम इसके इर्द गिर्द नहीं है। जो डायफ्राम के नीचे है तो वो भी रेट्रोपेरिटोनियल है, ठीक। और आर पार रेक्टम, ठीक है। तो रेक्टम भी क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल। बोलिए मेरे से। तो रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन जो है तो इसमें एडवेंटिशिया होगी या सिरोसा? एडवेंटिशिया। अच्छा, सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, तो ये इससे याद रखें, एमसीक्यूज इसमें से ज़रूर आएगी। अच्छा, इसमें हमने पढ़ा था कल, मैंने आपको एक निमोनिक कल नहीं था, वो पिछले सोडिप, वो SUDEP इस तरह लिखा था, लेकिन ये पी जो है ना वो पेल्यूपियन ट्यूब मैंने आपको लिखा था। पेल्यूपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर है, वो 10 इंचेस नहीं। ये इस तरह लिख ले, ये SUD, ठीक है। एस पार स्टमक, यू पार यूरेटर, डी पार ड्यूडिनम, और डी पार डिसेंडिंग कोलॉन, और ई पार एसोफेगस। तो इनकी अगर आपसे लेंथ पूछा जाए तो इनका लेंथ क्या है? 25 सेंटीमीटर, और ये बराबर है 10 इंचेस का, ठीक। दूसरा हमारे पास सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, और तीसरा इंग्वाइनल कैनाल, और फीमेल यूरेथ्रा। इनकी अगर लेंथ पूछा जाए तो वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तीसरा रेक्टम, पेंक्रियास, फेरिंक्स, और इसके साथ साथ स्प्लीन। तो इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। रिप्स, रेस्ट एंड पीस, RPPS 12 सेंटीमीटर, सूडी, यूरेटर, ड्यूडिनल और डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो